पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया भी था कि जो सिंपल केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, जो कम इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, वो सभी हमने पिछले लेक्चर नंबर 1 में कंप्लीट कर लिया। तो अब इस लेक्चर नंबर 2 में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, जो कि नेम रिएक्शन भी बोला जाता है। और नेम रिएक्शन से के नाम से ही जेईई मेन, जेईई एडवांस और नीट के एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आज का ये लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये लेक्चर पूरा कंप्लीट करने के बाद आप लोगों को भी मैकेनिज्म की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो आप लोग भी ये सारी रिएक्शन जो मैं यहाँ पढ़ाऊंगा वो आपको भी अपने कॉपी में प्रैक्टिस करना है। तो पहले एक बार आपको अच्छे से थॉरली लेक्चर रिवाइज कर लेना है और इसके बाद आपको अपने आप बिना नोट्स को देखे, बिना बुक को देखे आपको मैकेनिज्म लिखना आना चाहिए, क्योंकि ये रिएक्शन मैकेनिज्म सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नेम रिएक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलते हैं सबसे पहली नेम रिएक्शन पे, एल्डोल कंडेंसेशन। और एल्डोल कंडेंसेशन के साथ साथ हम लोग एल्डोल रिएक्शन भी देखेंगे, क्योंकि एल्डोल रिएक्शन अलग होता है और एल्डोल कंडेंसेशन अलग होता है। सिर्फ एक स्टेप का अंतर होता है एल्डोल रिएक्शन और एल्डोल कंडेंसेशन। ओके, तो आप मेरे साथ हेडिंग डाल देंगे, एल्डोल कंडेंसेशन एंड एल्डोल रिएक्शन। तो ये एल्डोल रिएक्शन और एल्डोल कंडेंसेशन आखिर होता क्या है? तो ये कार्बोनिल कंपाउंड की प्रॉपर्टी है। ओके, तो कार्बोनिल कंपाउंड कौन से? ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड जो कि लेस हिंडर्ड हो, बहुत ज्यादा हिंड्रेंस उनमें नहीं होना चाहिए। इस छोटे से पॉइंट का मतलब आपको आगे चल के समझ में आएगा लेस हिंडर्ड मैंने क्यों बोला। तो वो सभी कार्बोनिल कंपाउंड जो कि लेस हिंडर्ड है और उनके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन भी होना चाहिए। तो कार्बोनिल ग्रुप को हम फंक्शनल ग्रुप अगर मान ले तो उससे जो डायरेक्टली अटैच कार्बन होगा उस कार्बन को बोलेंगे अल्फा कार्बन और उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन को बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो मैंने आपको क्या क्या बताया? लेस हिंडर्ड कार्बोनिल कंपाउंड होना चाहिए और उसके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। वही एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा, वही एल्डोल रिएक्शन दे पाएगा। तो आप लोग लिख लेंगे, all those less hindered carbonyl compound, all those less hindered carbonyl compound which have at least one alpha hydrogen, which have at least one alpha hydrogen can give aldol reaction, can give aldol reaction। यहां पर अब ध्यान देने वाली बात है कि मैंने एल्डोल रिएक्शन बोला है और एल्डोल कंडेंसेशन तब दे पाएगा जब उसके पास कम से कम 2 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो वहां से आगे हम जब एल्डोल रिएक्शन पे बढ़ेंगे आगे तो हम लोगों को एल्डोल कंडेंसेशन वाली बात भी समझ में आ जाएगी। ओके, चलिए एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। तो एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आएगा वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे CH3CHO, अब बोलेगा कि CH3CHO और यहां पर एरो पे लिख देगा OH माइनस, OH माइनस लिख दिया जाएगा एरो पे और बोला जाएगा कि आप बताओ मेजर प्रोडक्ट कौन सा है। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि पहले हम क्वेश्चन देख के ये पहचान सके कि एल्डोल कंडेंसेशन है या नहीं। तो एल्डोल कंडेंसेशन के लिए देखिए क्या होता है, ये बेसिक मीडियम में होता है एल्डोल। तो बेस कैटेलाइज्ड, ये बेस एक तरीके से कैटलिस्ट का काम करता है, तो इसको बेस कैटेलाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन भी बोलते हैं। तो बेसिक मीडियम आपको चेक करना है। ओके, और ये डाइल्यूट होता है, डाइल्यूट NaOH KOH, Na और K से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो मतलब किससे है? बेस से, OH माइनस से। अगर वो बेस डाइल्यूट हो और साथ में आप देख लीजिएगा कि ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो आप देख सकते हैं ये कार्बन अल्फा कार्बन है क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बगल में लगा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन है और इस अल्फा कार्बन के साथ 3 अल्फा हाइड्रोजन है। यानी अगर मैं फॉर्मेल्डिहाइड लगा दूं, अगर मैं फॉर्मेल्डिहाइड लगा दूं और उसकी रिएक्शन बोलूं OH माइनस से डाइल्यूट, तो ये नॉट अ एल्डोल रिएक्शन, नॉट अ एल्डोल, ये एल्डोल तो नहीं हो सकता। ओके, ये कभी भी एल्डोल नहीं देगा, नॉट अ एल्डोल रिएक्शन। तो इसको भी नोट कर लेंगे आप। तो अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अब आप कहोगे ये हाइड्रोजन तो है, तो ये हाइड्रोजन वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है, अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा
होगा। ओके, तो अब ऊपर वाली रिएक्शन को जरा ध्यान से देखिए, आपको खुद समझना होगा कि इसके 2 मोल लेने पड़ेंगे, ये आपको कभी गिवन नहीं आएगा, तो आपको खुद से समझना है कि 2 मोल एल्डिहाइड की रिएक्शन डाइल्यूट OH माइनस से हो रही है, इसका मतलब क्या होगा, एल्डोल होगा। तो एल्डोल में क्या बनता है, तो कंपाउंड बनता है बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। तो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब हो गया कि बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड में OH यहां लग जाएगा और फिर यहां पर फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड OH, तो ये बीच में कार्बन और आएगा, ये CH2 CH CH3, ये सब H आप लगा लिया करो, ये मेरे भरोसे मत रहा करो। तो आप देख सकते हैं ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, तो ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन हो गया और ये वाला बीटा हो गया। ओके, तो एल्डोल नाम इसका क्यों पड़ा, तो एल्डिहाइड का एल्ड और एल्कोहल का ऑल मिलकर बना एल्डोल। एल्डिहाइड का एल्ड और OH का ऑल मिलकर बना है एल्डोल। ओके, और यहां पर फंक्शनल ग्रुप में देकर देखें तो फंक्शनल ग्रुप ये रहा अल्फा कार्बन बीटा कार्बन, तो इसका दूसरा नाम है बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, ये भी आप नोट कर लीजिएगा, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। ओके, यहां तक इसको बोलते हैं एल्डोल रिएक्शन, यहां तक को बोलते हैं एल्डोल रिएक्शन। ये मैं नीचे फॉर्मेल्डिहाइड वाला इरेज कर दे रहा हूं, जगह नहीं बन पा रही है, तो इसको बोलते हैं एल्डोल रिएक्शन, यहां से लेकर यहां तक एल्डोल रिएक्शन। ओके, और इसका दूसरा नाम मैंने आपको क्या बताया, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, तो ये भी लिख लेंगे, ये तो जनरल ही है, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। ओके, अब क्या करना होगा, ये हुआ एल्डोल रिएक्शन। अब इसको अगर आप और आगे हीट करेंगे, तो आगे अगर आप इसको फर्दर हीट करते हैं तो क्या होगा, अल्फा से हाइड्रोजन और बीटा से OH ये निकल जाएगा, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बन जाएगा या कीटोन बन जाएगा। तो ये बन गया CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। तो आप देखिए फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा ये बीटा, तो आप इसको बोलोगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। कीटोन फंक्शनल ग्रुप हो तो कीटोन, और इसका कॉमन नेम है प्रोटोन एल्डिहाइड। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो जनरल आपको हमेशा ये लगना है। ओके, इसको जनरल एल्डोल या बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, और इस वाले को हमेशा बोलेंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड अगर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, और कीटोन अगर कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है, तो इसका नाम प्रोटोन एल्डिहाइड भी होता है, प्रोटोन एल्डिहाइड। तो अब यहां से लेकर यहां तक ये पूरा कंप्लीट हुआ एल्डोल कंडेंसेशन। तो ये कंडेंसेशन, तो ये बेसिक डिफरेंस है एल्डोल रिएक्शन और एल्डोल कंडेंसेशन। ओके, तो देखिए एल्डोल रिएक्शन दिखाने के लिए अपने पास ऐसा कार्बोनिल होना चाहिए जिसके पास सिर्फ कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन हो, तो एक क्या इसके पास तो 3 है, तो बिल्कुल देगा एल्डोल। ओके, अब इस रिएक्शन की जरा मैकेनिज्म भी समझ लेनी है अपने को, तो हेडिंग डाल देंगे मैकेनिज्म। चलिए देखिए, तो सबसे पहले यहां पर स्टेप नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, और स्टेप नंबर 1 में क्या होगा, एसिड एल्डिहाइड रिएक्ट करेगा बेस के साथ, एसिड एल्डिहाइड बेस के साथ, यानी डाइल्यूट OH माइनस के साथ, और ये स्टेप कैसा होता है, रिवर्सिबल होता है। ओके, तो डाइल्यूट OH माइनस के साथ रिएक्ट करेगा। अब यहां पर क्या होगा, ये जो आप CH3 देख रहे हैं लगा हुआ, ये अपना एक हाइड्रोजन निकाल कर ये OH माइनस के साथ चला जाएगा और ये वाटर निकाल देगा, और यहां बन जाएगा CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH, यानी ये बन गया कार्बन आयन। आपसे पूछा जाएगा इंटरमीडिएट, बहुत सारे सवाल बनते हैं इस पे, तो आपसे पूछा जाएगा इंटरमीडिएट, तो आप बताएंगे कार्बन आयन। ठीक है, इसके बाद इसको थोड़ा ऊपर बना लीजिए, तो आगे चलते हैं। कार्बन आयन जब ये बन गया, तो क्या ये कार्बन आयन स्टेबल है या नहीं, तो इसके लिए इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो ये रेजोनेंस कैसे करेगा, ये रेजोनेंस में लोन पेयर ऑफ एन एटम टू अ बॉन्ड और मल्टीपल बॉन्ड टू एन एटम, इस तरीके से जाएगा, तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड C
O माइनस H। अब आप देख सकते हैं ये इनोलेट आयन बन गया, इनोलेट आयन। ऐसा ही कुछ मैंने आपको हेलोफॉर्म रिएक्शन में भी बताया था, वहां पर भी कार्बन आयन बनता था और वो स्टेबलाइज होता था रेजोनेंस में, और ये इनोलेट आयन। ओके, वहां पर भी इनोलेट आयन और यहां पर भी इनोलेट आयन। तो ये कार्बन आयन बनेगा एज एन इंटरमीडिएट और स्टेबल भी है क्योंकि वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है। ओके, ये सिर्फ इसलिए समझाने के लिए था कि ये स्टेबल है या नहीं, तो बिल्कुल है, ये रेजोनेंस करके स्टेबलाइज होगा, इनोलेट आयन बनाएगा। ओके, चलते हैं अगले स्टेप। ये तो हो गया पहला स्टेप, और ये पहले स्टेप को हम बोलते हैं एसिड बेस रिएक्शन, क्योंकि इसका H+ और इसका OH माइनस, तो ये इसको बोला जाता है एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन। ओके, आप साथ साथ लिखते भी जाइएगा, एसिड बेस रिएक्शन। अब आते हैं स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, इन दोनों में से फिर कौन अटैक करेगा, तो इन दोनों में से स्टेबल कौन ज्यादा है, ये अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो रिएक्टिव कम होगा, और ये लेस स्टेबल है मोर रिएक्टिव होगा। और वैसे भी आप देखिए इनोलेट आयन और ये कार्बन आयन में कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि मैंने आपको केमिकल प्रॉपर्टीज में स्टार्टिंग में ही बताया था कार्बोनिल कंपाउंड मेनली गिव्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो ये एक्चुअल में न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल कौन सा अटैक करेगा, तो दूसरे मोल कार्बोनिल कंपाउंड की बात करते हैं, CH3CHO एसिटाल्डिहाइड, इस पर अटैक करेगा CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH। अब ये जान लेना है आपको कि ये एज अ न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है, तो ये क्यों अटैक कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल तो ये भी है, तो ये क्यों नहीं अटैक कर रहा, क्योंकि यहां पर न्यूक्लियोफिलिसिटी इसकी ज्यादा है, क्योंकि ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में माइनस चार्ज है, तो इसके इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। इसमें प्रॉपर रीजनिंग चलती है पूरे एल्डोल रिएक्शन में, जितने भी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, तो इसमें आपको हर स्टेप को बहुत अच्छे से समझना है। ओके, तो जो कार्बन आयन है उसको ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, तो यहां पर लिख भी देंगे एक्ट एज बेटर न्यूक्लियोफाइल, ओके, विद रेस्पेक्ट टू इनोलेट आयन, इनोलेट आयन। ओके, तो यही आया। अब देखिए न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन पे, तो यहां पर ये मूव कर जाएगा। ओके, तो ड्राइविंग फोर्स क्या है, एक तरीके से न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना कार्बोनिल कार्बन पे, और कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा तो ये कार्बन पेंटावैलेंट होगा, इसकी एनर्जी बढ़ेगी, तो ये अपने आप को स्टेबलाइज कैसे करेगा, ये पाई बॉन्ड तोड़कर। अब ये वाले ग्रुप को यहां पर लगा दीजिए, चलिए तो लगा देते हैं CH3CO माइनस, CH के साथ ये जुड़ गया CH2, C डबल बॉन्ड OH। ओके, यहां तक बन गया। अब आप देखिए ये आप एज अ कैटलिस्ट यूज कर रहे थे, OH माइनस एज अ कैटलिस्ट। ओके, इसको भी लिख लीजिएगा, OH माइनस किसकी तरह काम करता है, एक्ट एज कैटलिस्ट। तो इससे आपने क्या निकाला, वाटर, तो वाटर जो निकाला है वही वाटर की यहां हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, और वाटर का H+ आयन यहां लगा दीजिए, और OH माइनस आयन वापस कर दीजिए उधर। ओके, ये मैं आपको स्टार्टिंग से ही बोलता आ रहा हूं, केमिस्ट्री में प्रिंसिपल अमाउंट वापस कर देते हैं, इंटरेस्ट कुछ होता नहीं है। तो चलिए यहां पर भी आ जाते हैं, तो CH3CHOH, सिंगल बॉन्ड CH2, C डबल बॉन्ड OH, ये बन गया अपना एल्डोल, एल्डिहाइड का एल्ड और OH का ऑल, एल्डोल। अब आप इसको एल्डोल बोलो या फिर आप इसको बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड, कुछ भी बोल सकते हैं। ओके, ये था हमारा स्टेप नंबर 2। तो ये जो स्टेप नंबर 2 था ये क्या था, ये स्टेप नंबर 2 न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन था, तो इसको भी मेंशन कर लेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। स्टेप नंबर 2 न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और स्टेप नंबर 1 एसिड बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन। ओके, चलते हैं स्टेप नंबर 3 पे।
तो नेक्स्ट आते हैं स्टेप नंबर 3 पे। तो अब देखिए स्टेप नंबर 3 क्या है। स्टेप नंबर 3 में जो एल्डोल बन चुका है, एल्डोल रिएक्शन की अगर कोई बात करेगा तो उसकी मैकेनिज्म भी खत्म हो गई, उसकी रिएक्शन भी खत्म हो गई, क्योंकि हमने एल्डोल खत्म किया। हम तो बात कर रहे हैं एल्डोल कंडेंसेशन की, इसीलिए मैंने दो अलग अलग लिखा, एल्डोल रिएक्शन और एल्डोल कंडेंसेशन। अब हम बात कर रहे हैं एल्डोल कंडेंसेशन की। तो एल्डोल कंडेंसेशन में देखिए ये जो CH3, ये जो आपने एल्डोल बनाया है CH3CHOH सिंगल बॉन्ड CH2CHO, ये जो आपने एल्डोल बनाया है आपको इसको हीट करना पड़ेगा। तो जब आप इसको हीट करेंगे तो क्या बनेगा? तो जब आप इसको हीट करेंगे तो ये यहां से अल्फा हाइड्रोजन और यहां से बीटा का हाइड्रोक्सी, ये अल्फा और बीटा है ना, तो ये निकल जाएगा वाटर और यहां पर आ जाएगा डबल बॉन्ड। ओके, तो ये बन जाएगा, एलिमिनेशन के चांसेस हो गए। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH, यानी ये बन गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, जिसका मैंने आपको कॉमन नेम बताया था क्रोटोनेल्डिहाइड, क्रोटोनेल्डिहाइड। ओके, अब अगर ये एलिमिनेशन हुआ है तो एलिमिनेशन में कौन सा एलिमिनेशन हुआ है? एलिमिनेशन में 1-1 एलिमिनेशन हुआ है कि 1-2 एलिमिनेशन हुआ है ना? तो ये सारी चीजें भी करनी है। तो यहां पर एलिमिनेशन जो होता है वो E1CB है, ये E1CB एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर कॉन्जुगेट बेस। अब ये एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर कॉन्जुगेट बेस क्यों है आखिर? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि यहां पर बीटा वाले कार्बन पे जो OH लगा हुआ है ये एक वीक लीविंग ग्रुप है। तो ये E1CB का क्या मतलब है और ये E1CB के साथ ही क्यों एलिमिनेशन देता है? तो आपको मैं E1CB की कंडीशन बता दे रहा हूं, वो आप नोट कर लेंगे। E1CB ही क्यों हुआ? देखिए E1CB तब होगा, तो E1CB तभी हो सकता है जब लीविंग ग्रुप कैसा होगा? पुअर। तो लीविंग ग्रुप E1CB के लिए कैसा होना चाहिए? पुअर, पहली कंडीशन। दूसरा कि यहां से जो हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा ये एसिडिक होना चाहिए, हाइड्रोजन एलिमिनेटेड शुड बी एसिडिक इन नेचर। और तीसरा ये बेसिक मीडियम में ही होती है। तो ये 3 पॉइंट है मेन E1CB के, तो वो लिख लेंगे। पहला है अकर इन बेसिक मीडियम, अकर इन बेसिक मीडियम। दूसरा है लीविंग ग्रुप शुड बी पुअर लीविंग ग्रुप होना चाहिए, जैसा कि OH माइनस है, OH यहां पर। और तीसरा पॉइंट हाइड्रोजन एलिमिनेटेड should be acidic, तभी E1CB होगा। अब आप ध्यान से देखिए कि अगर यहां से हाइड्रोजन हटा तो यहां पर आएगा माइनस, ये माइनस रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। इसका मतलब ये रेजोनेंस करके कॉन्जुगेट बेस स्टेबल हो रहा है। इट मींस ये हाइड्रोजन कैसा है? एसिडिक। और इसके बगल वाले कार्बन पे बीटा पोजीशन पे जो OH माइनस आप देख रहे हैं वो वीक लीविंग टेंडेंसी है उसकी, और बेसिक मीडियम में है। तो ये E1CB के अकॉर्डिंग क्या होगा? डिहाइड्रेशन, और डिहाइड्रेशन होकर ये क्या बन जाएगा? क्रोटोनेल्डिहाइड। तो ये थे इसके मेन और प्रॉपर रीजन कि आखिर वही स्टेप क्यों हुआ, न्यूक्लियोफाइल में इनोलेट ना आके कार्बन आयन क्यों आया। ओके, और इसमें स्लो स्टेप कौन सा होगा? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो ये सेकंड स्टेप कैसा होगा? स्लो स्टेप और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा।
सेकेंड स्टेप हमारा स्लो स्टेप होगा और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। ओके, तो अब बात करते हैं ये स्लो स्टेप और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप की क्या जरूरत पड़ गई। एक्चुअल में हम इसमें अब केमिकल काइनेटिक्स लगाने वाले हैं, तो हम इस रिएक्शन की ऑर्डर के बारे में जानना चाहते हैं, इसका रेट जानना चाहते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग आप डाल दीजिएगा रेट लॉ एक्सप्रेशन एंड काइनेटिक्स। रेट लॉ एक्सप्रेशन एंड काइनेटिक्स। किसी भी रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पे डिपेंड करता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप स्लो स्टेप होता है। अगर बहुत ज्यादा स्लो स्टेप्स हैं, कोई रिएक्शन में कई सारे स्टेप स्लो हैं, तो स्लोवेस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर रेट, अगर ये प्रोपोर्शनल का साइन ओपन करूंगा तो रेट कांस्टेंट आ जाएगा, और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में रिएक्टेंट कौन है, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन आपको लिखना आता होगा, केमिकल काइनेटिक्स में सिखाया था। तो यहाँ पर देखेंगे आप एसिटाल्डिहाइड का एक्टिव मास और साथ में कार्बन आयन, आप इसको न्यूक्लियोफाइल भी कह सकते हैं और आप इसको कार्बोनिल कंपाउंड भी कह सकते हैं। तो आपको अगर जनरल लिखना है तो आप यहां पर लिख लो कार्बोनिल कंपाउंड, जनरल लिखने के लिए कार्बोनिल कंपाउंड। पर्टिकुलर उस रिएक्शन में लिखना है तो एसिटाल्डिहाइड लिखो, कार्बन आयन लिखो, चलेगा कार्बोनिल कंपाउंड। और दूसरा स्टेप क्या है? कार्बन आयन। तो दूसरा कार्बन आयन है, उसका कंसंट्रेशन इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया रेट लॉ एक्सप्रेशन, यही हमारा रेट लॉ। यहां तक समझ में आ गया आपको? अब देखिए रेट लॉ एक्सप्रेशन तो ये है, लेकिन इसको देखकर मैं इसका ऑर्डर नहीं बता सकता। मैंने आपको केमिकल काइनेटिक्स में दिखाया था, इंटरमीडिएट को हमेशा रिजॉल्व करना होता है इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्शन तो मेरी स्टार्ट हुई थी एसिटाल्डिहाइड प्लस OH माइनस से। ओके, तो रिएक्टेंट तो OH माइनस और एसिटाल्डिहाइड है, कार्बन आयन तो नहीं है रिएक्टेंट। तो ये तो क्या है? इंटरमीडिएट। कार्बन आयन कैसा है? इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट है तो इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर हम फर्स्ट स्टेप देखें तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? ओके, इसको मान लेता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1, और यहां से मैं निकाल रहा हूं के इक्विलिब्रियम। तो के इक्विलिब्रियम मैं लिख सकता हूं कार्बन आयन का एक्टिव मास अपॉन ये क्या हो जाएगा? OH माइनस का एक्टिव मास यानी कि बेस, और साथ में कार्बोनिल कंपाउंड। तो इसका मतलब, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। इसका मतलब कार्बन आयन की जगह पर मुझे क्या लिखना चाहिए? तो कार्बन आयन का एक्टिव मास इज इक्वल टू के इक्विलिब्रियम इनटू OH माइनस इनटू कार्बोनिल कंपाउंड। ओके, इसको आप पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 1 में, तो आपका नया रेट लॉ एक्सप्रेशन आ जाएगा। रेट इज इक्वल टू के और के इक्विलिब्रियम दोनों यूज करेंगे, तो मैं नया रेट कांस्टेंट डाल देता हूं के डैश। ओके, और यहां पर आ जाएगा कार्बोनिल कंपाउंड, तो ये कार्बोनिल कंपाउंड का एक्टिव मास की पावर 2 इससे, और साथ में आ जाएगा OH माइनस, जिसे आप बेस भी कह सकते हो। तो OH माइनस बेस ही है, तो इसकी पावर 1। अब आप देख सकते हैं रिएक्शन में, रिएक्टेंट में मैंने कार्बोनिल कंपाउंड लिया था और बेस लिया था, और कार्बोनिल कंपाउंड और बेस है, यानी ये मेरा एक्चुअल में रेट लॉ एक्सप्रेशन है। वो भी था, लेकिन वहां पर इंटरमीडिएट यूज हो गया, तो वो उतना बेटर क्लियर नहीं कर रहा है, बल्कि आप यहां से हटा ही दो, क्योंकि आपने ये इनिशियल स्टेज पे रखा था रेट लॉ। फाइनल ये जो आपका एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ एक्सप्रेशन होगा वो ये होगा। ओके, तो ये रेट लॉ होगा, उसको कह सकते थे, लेकिन वहां कार्बन आयन है और इंटरमीडिएट कभी नहीं आता रेट लॉ में,
तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको इंटरमीडिएट को अभी रिजॉल्व करना बाकी है। तो एक्चुअल में रेट लॉ एक्सप्रेशन जो कि 100% करेक्ट है वो ये है। अब आप यहां से सोचो, ये रेट लॉ एक्सप्रेशन आ गया, तो ऑर्डर क्या है? तो ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू कार्बोनिल कंपाउंड, ये कितना हो जाएगा 2, और ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू बेस, तो बेस के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है 1, और अगर मैं बात करूं ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो वो कितना हो जाएगा 2 + 1 यानी 3। तो ये थर्ड ऑर्डर की काइनेटिक्स को फॉलो करता है, नोट कर लेंगे यहां तक। तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया 3। और अब आपके लिए क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन लिखेंगे, मैं बोल रहा हूं, इन एल्डोल कंडेंसेशन, in aldol condensation, if the molar concentration of carbonyl compound as well as base get doubled, carbonyl compound का भी और base का भी दोनों का concentration क्या कर दिया डबल, then what will be the effect on its new rate? What will be the effect on its new rate? चलिए बताइए, नया रेट बढ़ जाएगा या घट जाएगा? अगर बढ़ जाएगा तो कितने गुना बढ़ जाएगा पुराने वाले से, अगर घट जाएगा तो कितने गुना घट जाएगा? तो इसका सही आंसर है 8 टाइम्स इंक्रीजेस। वो कैसे, देखिए, ये रेट लॉ एक्सप्रेशन है, यहीं पर जाइए। पहले कार्बोनिल कंपाउंड का कंसंट्रेशन अगर मान लीजिए C था, मैं क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूं। तो क्वेश्चन क्या था कि मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन, अब उतना नहीं लिखूंगा, मोलर कंसंट्रेशन और बेस का कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड एंड बेस get doubled, what will be the effect on its new rate? Okay, बाकी आप जोड़ दीजिएगा, in aldol condensation molar concentration of both carbonyl compound and base get doubled, what will be the effect on its new rate? नया क्वेश्चन है। तो देखिए, इसके लिए आपको रेट इज इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा के, और ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है इसको मैं C लिख ले रहा हूं, और जो बेस है इसको मैं B लिख ले रहा हूं। तो C की पावर 2 है, B की पावर 1 है। ओके, अब आप सोचो कि नया रेट क्या हो गया, R' इज इक्वल टू A। अब कंसंट्रेशन C का यानी कार्बोनिल कंपाउंड का कंसंट्रेशन क्या हो गया डबल, तो ये 2C हो गया, और बेस का भी कंसंट्रेशन डबल हो गया तो 2B हो गया। अब आप इसको बाहर निकालो तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 1 कितना हो गया 8K C की पावर 2 और B की पावर 1, यही आएगा ना। और इतने को आप क्या लिख सकते हैं R, तो आप देख लीजिए R' इज इक्वल टू 8R, तो 8 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। ओके, नोट कर लीजिए क्वेश्चन। चलिए, अब इसी तरीके से जैसे मैंने यहां मैकेनिज्म पूरा बताया है, उसी तरीके से आप कीटोन पे बताइए। तो एसीटोन, अब इतना ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं होगा कि ये तो बता ही दिया मैंने, बस आप मैकेनिज्म लिख के दिखा दीजिए। एसीटोन की रिएक्शन डाइल्यूट OH माइनस से कराई गई, आपको बताना है, और डाइल्यूट OH माइनस से कराई गई तो A बना, और उसको आगे हीट किया गया तो B बना। ये हो गया सही क्वेश्चन, बट ऐसा कभी ज्यादातर लिखते नहीं है। तो अगर एल्डोल अगर ऑप्शन में दिख जाए तो एल्डोल पे टिक लगा देना, अदरवाइज समझ लेना कि हीट करके एल्डोल कंडेंसेशन तक लाना। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए विद मैकेनिज्म। तो विद मैकेनिज्म अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो देखिए अब क्या होगा। तो एसीटोन को CH2H में कन्वर्ट कर दीजिए, पहले से ही आपको तो पता ही है क्या होने वाला है ना, आपको तो सब मालूम। वो मूवी के आप लोग क्या बन गए, गणेश गए तो देखना, आप पुलिस भगवान, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है पहले सारी रिएक्शन, उसकी काइनेटिक्स। तो चलिए देखते,
ये H और OH निकल जाएगा तो ये वाटर बन जाएगा और ये बन गया कार्बन। ओके, तो कार्बन आयन ये हुआ और ये कार्बन आयन अब दूसरे कार्बोनिल कंपाउंड पे अटैक करेगा, है ना। शॉर्ट में लिख रहा हूं इसीलिए ताकि बाकी का भेजा आप लोग लगाते रहें। तो ये बन गया, तो यहां से आ गया ये CO पे माइनस, इस C को नीचे लगा दिया, ये C डबल बॉन्ड O CH3, बाकी C के साथ H लगाते रहना। ओके, अब क्या करना होता था इसके बाद, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बन जाएगा, एल्डोल। हाइड्रोलिसिस करने से एल्डोल बन जाएगा, ठीक है ना। और ये देख सकते हैं आप, अल्फा ये हो गया, ये बीटा हो गया, तो हाइड्रोलिसिस किया तो एल्डोल हो गया। इसी को बोलते हैं एल्डोल या फिर बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। अब क्या करना है इसके आगे, इसके आगे आपको हीट करना है। यही हो गया A, ये आपका कंपाउंड A है। अब आप जब इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बन जाएगा, यानी कीटोन बन जाएगा। तो ये कंपाउंड बन गया, डबल बॉन्ड यहां आ गया COCH3। ओके, तो ये बन गया आपका कंपाउंड B। इसको क्या बोलते हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड की जगह क्या लिखूं मैं, कीटोन या एसिडोन लिख दीजिए। ओके, नोट कर लीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन लिखिए। तो अगला क्वेश्चन लिखेंगे। अब आपको थोड़ा शॉर्टकट भी सीखना है, सब मैकेनिज्म से नहीं सॉल्व करेंगे, तो शॉर्टकट चलिए सिखाता हूं पहले आपको। जैसे मान लीजिए ये रिएक्शन में प्रोपेन एल्डिहाइड है और मुझसे बोला गया डाइल्यूट OH माइनस, तो शॉर्टकट भी आने चाहिए, गोला कैसे भरना है ये भी तो पता होना चाहिए। तो ये कंपाउंड है और ये डाइल्यूट OH माइनस से आपको रिएक्शन करनी है, प्रोडक्ट क्या बनेगा, जल्दी से सोचिए और आंसर बताइए, बिना मैकेनिज्म के। अब की बार कोई मैकेनिज्म नहीं लगानी है, तो अगर मैकेनिज्म आप नहीं लगाना चाहते तो पहले कुछ शॉर्टकट अपने लिए तैयार रखो। वो क्या, इसके 2 मोल लेने हैं। तो आप देखिए एक कंपाउंड तो ये हो गया एसीटोन और एक दूसरा एसीटोन ये हो गया। ओके, और आपको डायरेक्ट एल्डोल कंडेंसेशन करके दिखाता हूं। तो क्या करना है आपको, एक से अल्फा कार्बन ये रहा, अल्फा कार्बन से अल्फा हाइड्रोजन जो 2 जुड़े हुए हैं, 2 अल्फा हाइड्रोजन यहां से निकालो और इसका O, इन दोनों से वाटर बना दो। डायरेक्ट वाटर बनाओगे तो क्या होगा, ये वाला C और ये वाला C जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो जरा देखो क्या आना चाहिए आंसर, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड C और इस वाले C से 2 जुड़े होंगे CH3। जरा देखो CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर ये C आया, डबल बॉन्ड C आया और इसके बाद इस वाले C से 2 C जुड़े हुए, ये वाले बन गया ना डायरेक्ट। ये से यहां पर भी बना, तो ये C डबल बॉन्ड OH ये है और दूसरा कंपाउंड ये। ओके, तो ये डाइल्यूट OH माइनस, हीट सब कर दिया, सीधा आंसर लिख देंगे अपन। तो आंसर क्या होगा अपना, देखो यहां से अल्फा हाइड्रोजन, तो अल्फा कार्बन ये है और अल्फा कार्बन ये है, तो या तो इसको अल्फा हाइड्रोजन ले लो या तो इसका अल्फा हाइड्रोजन ले लो। तो जिसके अगर मैंने इसका O ले रखा है तो इसका अल्फा हाइड्रोजन ले लूंगा, तो इसका CH2 ये रहा, ये दोनों लेकर भाग जाना है और क्या बना देना, वाटर। अब इस कार्बन की भी 2 वैलेंसी फ्री हुई और इस कार्बन की भी 2 वैलेंसी फ्री हुई, दोनों को जोड़ दो। तो दोनों को जोड़ोगे तो क्या बनेगा, यहां से स्टार्ट करते हैं, CHO ये रहा C, फिर ये C और इसके नीचे ये वाले C को नीचे लगा दो। ओके, अब ये वाले C को और इस वाले C को डबली बॉन्डेड जोड़ो, ये C, इसके बाद ये C और फिर इसके बाद ये। तो ये क्या बन गया, देखो सही बना है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा, तो ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये कार्बन अल्फा ये कार्बन बीटा, तो ये देखो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन। ओके, कार्बन जरूर गिन लेना, कहीं ज्यादा ना आ जाए, 3 और 3 6 हैं, तो 1 2 3 4 5 6 टोटल 6। अपनी पॉकेट से थोड़ी ना निकाल के डाल देंगे। ओके, तो ये बन गया हमारा कार्बोनिल कंपाउंड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, एल्डोल कंडेंसेशन हो गया। अगर आपको एल्डोल बनाना है तो एल्डोल के लिए भी शॉर्टकट ध्यान रखो। एल्डोल के लिए क्या करना है, देखो एल्डोल आखिर बना कैसे था, ये रहा एल्डोल। तो ये एल्डोल कैसे बना, सबसे पहले आपने इसका एक अल्फा हाइड्रोजन निकाला, कार्बन आयन वाला बना दिया, कार्बन आयन वाले को क्या कर दिया आपने उसमें जोड़ दिया कार्बोनिल कार्बन पे, तो जहां पर O माइनस हो गया, जहां पर O माइनस होगा वहीं OH लगा देंगे। यानी कि एक अल्फा हाइड्रोजन निकालो
और वो अल्फा हाइड्रोजन निकालने के बाद जो कार्बन आया उसको दूसरे वाले कार्बोनिल कार्बन में लगा दो। जैसे इस वाले से एक अल्फा हाइड्रोजन ये निकालता और इस वाले कार्बन को कहां जोड़ देता, कार्बोनिल कार्बन में, तो बन जाता। और इतना दिमाग मत लगाओ, ऐसे ही सोच लो, जहां पर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड तुमने बनाया है वहां पर क्या बोलते हो, एल्डोल को क्या बोलते हो, बीटा हाइड्रोक्सी। तो बीटा हाइड्रोक्सी का मतलब यहां बीटा पे OH लगा दो ना यार, और यहां H लगा दो, आंसर वही एल्डोल हो गया। तो डायरेक्ट एक स्टेप पीछे चले जाओ, किसने बोला सीरियल से करने के लिए, ओके, तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो सीधा आपने क्या बनाया, एल्डोल कंडेंसेशन वाला प्रोडक्ट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, और एक स्टेप पीछे चले गए, ये डबल बॉन्ड तोड़कर बीटा पे OH लगा दिया और अल्फा वाले पे H लगा दिया। ये सब दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये डायरेक्ट भी आना चाहिए। ये एल्डोल कंडेंसेशन में जितनी भी ये नेम रिएक्शन पढ़ा रहा हूं ना इस लेक्चर में, ये जेई मेन से लेकर नीट से लेकर एडवांस तक आता है। तो जितना मैंने आपको मैकेनिज्म में जो डेप्थ में सारी बातें बताई वो सब एडवांस लेवल के क्वेश्चन में आ जाता है, और उनमें से कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस बनके मेंस में भी आ जाते हैं। तो आपको पूरा अच्छे से पढ़ना है, आपको डायरेक्टली सॉल्व करना भी आना चाहिए, आपको मैकेनिज्म के थ्रू भी सॉल्व करना आना चाहिए। ओवरऑल होगा क्या, अगर मैकेनिज्म के थ्रू सॉल्व करोगे तो लेट होगा ना, लेकिन आंसर तो सही आएगा, -1 तो नहीं मिलेगा, और ज्यादा मैकेनिज्म के पीछे भी नहीं भागना है। तो शॉर्टकट भी बना के चलने हैं, अदरवाइज मैकेनिज्म से 2 ही सवाल करके सॉल्व करके आओगे घर पे, ओके। तो ये नोट कर लिया। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं उसी पर बेस्ड, चलिए वो भी सॉल्व कीजिए। जैसे ये कंपाउंड है और इसकी रिएक्शन अपने को करनी है डाइल्यूट OH माइनस। अब चाहे कैसे करो, मैकेनिज्म के थ्रू करो, तो बिना मैकेनिज्म के कर देता हूं, बिना मैकेनिज्म के भी होगा। क्या करना पड़ेगा अपने को, ये वाले में डबल बॉन्ड हो लगा है, ओके, ऐसा ही एक और लेकर आओ। अब इसका क्या करते हैं, इसका ऑक्सीजन ले लेते हैं, तो अपने को दूसरे का अल्फा कार्बन, तो अल्फा कहां है, ये और ये, तो ये अल्फा हाइड्रोजन इस कार्बन से 2 वैलेंसी तो लगी हुई है, तो इस कार्बन के जो 2 अल्फा हाइड्रोजन है वो ले लेते हैं और इसको सीधा बना देते हैं। अब आप देखो यहां पर जब आप बनाओगे ये, तो ये क्या बनेगा, इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर आने वाला है ये डबली बॉन्डेड इस कार्बन से जोड़ दो, तो किसी भी एक से उठा के, अभी तो सब एक ही जैसे है ना, तो यहां से जैसे मैंने जोड़ दिया डबल बॉन्ड, तो यहां पर इन कार्बन, इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड से ये कार्बन जुड़ा है, और फिर से रिंग जोड़ दो पूरी। अब आप सोचो जहां से आपने उठाया उसके बगल वाले पे क्या लगा है, डबल बॉन्ड लगा दो, ओके, और पूरा वैसे ही हो गया। तो अब आप फिर से देखो ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये वाला अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, तो ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड हो गया। ये तो एल्डोल कंडेंसेशन हो गया। अब आपको रिएक्शन लिखनी है, स्टेप पीछे चले जाओ, तो ये स्टेप पीछे क्या रहा होगा, एल्डोल कैसे बनेगा, तो वो एल्डोल भी बना देंगे। अपने को करना क्या है, ये कार्बोनिल कंपाउंड है, अल्फा बीटा, बीटा वाले पे क्या लगाना है, OH, ये लो, यहां पर OH लग गया, ये H लग गया, ये बन गया एल्डोल। ये बीटा वाला है ना, और ये अल्फा वाला है, ये फंक्शनल ग्रुप है, तो ये बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, कोई मैकेनिज्म की जरूरत नहीं, और एल्डोल, बट मैकेनिज्म भूल ना जाना बिल्कुल, ओके। तो आना जरूर चाहिए क्वेश्चंस इस तरीके से सॉल्व करना। तो ये था हमारा एल्डोल और एल्डोल की मैकेनिज्म। अभी एल्डोल खत्म नहीं हुआ है, अभी तो एल्डोल शुरू किया है मैंने। तो एल्डोल रिएक्शन क्या होता है, उसकी काइनेटिक्स देख ली, और इसका एल्डोल का आपने मैकेनिज्म भी देख लिया। अब चलते हैं हम लोग क्रॉस एल्डोल की तरफ। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। अच्छा, क्रॉस एल्डोल पढ़ाने से पहले आप एक नोट करके लिख लेंगे, मैंने आपको स्टार्टिंग में डेफिनेशन जब एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको एल्डोल कंडेंसेशन के स्टार्टिंग में लिखाया था लेस हिंडर्ड कार्बोनिल कंपाउंड, है ना। तो देखिए जैसे अगर आपके पास कंपाउंड है तो अब इसके पास भी तो अल्फा हाइड्रोजन है ना, लेकिन ये एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देता, तो लिख लेंगे डज नॉट गिव। ये क्रॉस एल्डोल का पार्ट नहीं है, आपको अलग से बता रहा हूं, क्रॉस एल्डोल से पहले ही लिख लीजिएगा, बल्कि does not give aldol condensation, does not give aldol condensation, ओके। क्यों, क्योंकि ये देखिए यहां पर भी हिंड्रेंस आएगा और यहां पर भी, तो ये बल्की ग्रुप होने की वजह से, ये बल्की होने की वजह से क्या होगा, हिंड्रेंस प्रोड्यूस होगा। इसीलिए मैंने आपसे बोला था लेस हिंडर्ड कार्बोनिल कंपाउंड,
जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन हो वो एल्डोल कंडेंसेशन देंगे। ओके, चलते हैं हम लोग क्रॉस एल्डोल की तरफ। तो क्रॉस एल्डोल का मतलब दोनों मोल जो एल्डिहाइड अभी तक हम लेते थे वो सेम लेते थे, अब दोनों एल्डिहाइड या एल्डिहाइड कीटोन अलग अलग लेंगे तो क्या होगा, तो देखते हैं। तो क्रॉस एल्डोल में एग्जांपल नंबर 1, पहला एग्जांपल है, हम एसिड एल्डिहाइड और प्रोपेन एल्डिहाइड इसकी रिएक्शन कराएंगे डाइल्यूट OH माइनस से। ओके, तो ये डाइल्यूट OH माइनस से क्या देगा अपने को बताना है आपको। डाइल्यूट OH माइनस से तो प्रोडक्ट बताने हैं, और प्रोडक्ट के साथ साथ आपको लिखना क्या है, तो मैं बता दे रहा हूं, पॉसिबल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स एंड मेजर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट, चलिए अब ढूंढिए इसमें पॉसिबल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने बन सकते हैं और मेजर प्रोडक्ट कितने बन सकते हैं। ओके, तो देखिए इसमें 4 पॉसिबल प्रोडक्ट बन सकते हैं। वो कैसे, एक बार इसका ही सेल्फ हो जाए, एक बार इसका ही सेल्फ हो जाए और फिर इनका क्रॉस हो जाए। तो जब क्रॉस होगा तो ये डोनर ये एक्सेप्टर, और दूसरा तरीका ये कि ये डोनर ये एक्सेप्टर, तो टोटल कितने हो जाएंगे 4। तो पॉसिबल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स पूछे जाएंगे मुझसे तो 4 बताएंगे हम। तो 4 प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं लिखेंगे। पहला तरीका तो ये है कि CH3CHO CH3CHO डाइल्यूट OH माइनस। ओके, इसी का एल्डोल कंडेंसेशन। तो मैंने आपको बिना मैकेनिज्म के लिखना सिखाया था ना, तो आप बिना मैकेनिज्म के मेरे को आंसर बता दो। तो बिना मैकेनिज्म के आंसर क्या आएगा, ये वाला इस वाले का O गया और इसके 2 H गए, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, ये तो हो गया आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है ना। आपको एक स्टेप पीछे जाना है तो वो भी लिख दो, वैसे उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप यहाँ पर लिख रहे हो एल्डोल कंडेंसेशन की बात कर रहे हो, तो एल्डोल कंडेंसेशन। फिर भी अगर आपको एल्डोल लिखना हो तो ये पाई बॉन्ड हटाओ, यहाँ बीटा पे OH लगाओ, यहाँ पर H लगाओ। ओके, तो एक प्रोडक्ट तो हमारा ये हो गया। दूसरे प्रोडक्ट की बारी, तो दूसरे प्रोडक्ट में CH3 CH2 CHO इसका सेल्फ करा दो डाइल्यूट OH माइनस। ओके, चलो फिर से देखो आप, ये कार्बोनिल का O और ये अल्फा हाइड्रोजन का H, ये चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये दोनों कार्बन, फिर ये CH डबल बॉन्ड, ये CH, ये C हो जाएगा है ना। इस C के नीचे ये CH3 ये वाला, और यहां से CHO। अभी भी आप देखोगे फंक्शनल ग्रुप अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। तो ये दूसरे नंबर का प्रोडक्ट हो गया। ओके, चलते हैं थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर पे CH3 C डबल बॉन्ड OH और CH3 CH2 CHO डाइल्यूट OH माइनस। अच्छा, एक बार कार्बोनिल का ऑक्सीजन इसका ले लेते हैं और अल्फा हाइड्रोजन इसका ले लेते हैं, यानी कि ये वाला हो गया डोनर क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन दे रहा है, और ये वाला हो गया एक्सेप्टर। ओके, तो ये वाला एक्सेप्टर ये वाला डोनर, तो इसने अपने दोनों हाइड्रोजन और इसने अपना ऑक्सीजन दिया। तो देखिए क्या होगा, C CH डबल बॉन्ड C, ये CH3 CHO, तो क्रॉस में ये प्योर क्रॉस है ना। तो फंक्शनल ग्रुप अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। चलिए अब चलते हैं फोर्थ पे। तो फोर्थ वाला क्या बनेगा, फिर से आपको इसी तरह से लेना है, जो अपना अल्फा हाइड्रोजन देगा वही डोनर। ओके, तो यहां पर अब की बार मैंने इसको क्या बना दिया, एक्सेप्टर, और इसको क्या बना दिया, डोनर। तो अब की बार इसके 2 अल्फा हाइड्रोजन, इसके 2 अल्फा हाइड्रोजन,
ये वाले निकलेंगे और इसका ऑक्सीजन, और अगर इसका ऑक्सीजन निकलता है तो चलिए देखते हैं क्या होगा प्रोडक्ट। तो ये C, फिर ये C, फिर ये CH डबल बॉन्ड और इससे जुड़ जाएगा CH और CH। अभी भी आप देख सकते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, और नंबर ऑफ कार्बन 2 और 2 4 और 1 5, तो 3 और 2 5। ओके, तो ये प्रोडक्ट्स बन गए। अब इन सभी प्रोडक्ट्स में अपने को जानना है, प्रोडक्ट तो इतने बन गए 4, पॉसिबल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने हैं 4। ओके, अब मेरे को जानना है इनमें से मेजर कौन सा है इन चारों में से। तो देखिए मेजर कभी भी सेल्फ वाला नहीं होगा, क्रॉस में ही मेजर होगा। अब क्रॉस में मेजर कौन सा होगा, क्योंकि इनकी टेंडेंसी सेल्फ वालों की तो कम होगी ना, हम तो मेनली क्रॉस में चल रहे हैं, तो इनकी हमने ये मान लिया कि एक ये भी अपने ही दूसरे मोल के साथ रिएक्ट कर जाए और ये भी अपने दूसरे मोल के साथ रिएक्ट कर जाए, लेकिन इस बात की प्रोबेबिलिटी कम है। जब हमने इन दोनों को मिक्स कराया तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, इस बात की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो क्रॉस वाला ही ज्यादा आएगा। तो अब क्रॉस वाला तो ये दो है, तो इन दोनों में से कौन सा मेजर है। तो देखिए मेजर प्रोडक्ट कैसे पहचानेंगे, तो एक आपके पास है एसिटाल्डिहाइड, एक आपके पास है एसिटाल्डिहाइड, और दूसरा कार्बोनिल कंपाउंड आपके पास है CH3CH2CHO। ध्यान से समझिएगा, पूरे एल्डोल में काम आएगा कि कैसे पहचानेंगे कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट है। तो मेजर प्रोडक्ट कैसे पहचानना है, दोनों में से यहां पर अगर ये कार्बोनिल कार्बन में ब्रेक करूं तो यहां डेल पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा। देखिए यहां डेल नेगेटिव और यहां डेल पॉजिटिव। अच्छा, डेल पॉजिटिव के बगल में ये क्या लगा हुआ है, कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, प्लस आई वाला। ये कौन सा ग्रुप लगा है, प्लस आई वाला, और ये भी कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, प्लस आई वाला। अगर प्लस आई इफेक्ट लगेगा तो क्या होगा, इसका चार्ज स्टेबलाइज होगा, डिस्पर्स होगा, तो स्टेबल होगा। कहां पर प्लस आई ज्यादा है, तो ये वाला प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है, ये वाले का प्लस आई मोर प्लस आई है। अगर यहां मोर प्लस आई है, मोर प्लस आई इफेक्ट, लेस प्लस आई इफेक्ट, तो ये मोर स्टेबल हो गया। इसका मतलब ये वाला मोर स्टेबल हो गया, और अगर मोर स्टेबल हो गया तो लेस रिएक्टिव हो गया। इसका मतलब कि ये जो एसिटाल्डिहाइड है ये लेस स्टेबल है और ये मोर रिएक्टिव है, ये मोर रिएक्टिव है और ये लेस स्टेबल है। अब जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वही क्या बनेगा, असेप्टर। जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो क्या बनेगा, असेप्टर। ये पॉइंट यहां पर मेंशन कर दीजिए। इन क्रॉस एल्डोल फॉर मेजर प्रोडक्ट असेप्टर कार्बोनिल should be more reactive, less stable। तो जो एक्सेप्टर होना चाहिए वो कार्बोनिल कैसा होना चाहिए, मोर रिएक्टिव। तो रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा हो गई, एसिटाल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा हो गई प्रोपेनॉल्डिहाइड से। एसिटाल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा हो गई प्रोपेनॉल्डिहाइड से, तो एसिटाल्डिहाइड क्या बन जाएगा, तो ये हो गया अपना एक्सेप्टर और ये वाला हो गया डोनर। ओके, तो ये हो गया ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, मतलब मोर रिएक्टिव है ये, तो मोर रिएक्टिव वाला क्या होगा, एक्सेप्टर। ठीक इसी तरीके से अगर यहां पर एसिटाल्डिहाइड होता और दूसरा एसीटोन होता तो यहां पर भी समझ लीजिए सेम कॉन्सेप्ट लगा था। यहां डेल पॉजिटिव आएगा, ये प्लस आई, और यहां पर भी डेल पॉजिटिव आएगा और यहां से ये दोनों प्लस आई, तो यहां से सिर्फ एक प्लस आई वाला है और यहां से दोनों प्लस आई वाले हैं, तो इसका मतलब ये ज्यादा स्टेबल हो गया, मोर स्टेबल, तो ये लेस रिएक्टिव हो गया।
और ये लेस स्टेबल हुआ तो ये मोर रिएक्टिव हो गया, और अगर ये मोर रिएक्टिव हुआ तो एक्सेप्टर कौन होगा? एसिटाल्डिहाइड, यानी ये वाला क्या बन जाएगा? एक्सेप्टर, और ये वाला क्या बन जाएगा? डोनर फॉर मेजर प्रोडक्ट। ओके, तो एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन में किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा हो गई? एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन में एसिटाल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा हो गई। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो अब अपने को क्रॉस एल्डोल वाला ही क्वेश्चन करना है, बिल्कुल इसी तरीके से सेम। और अब क्रॉस एल्डोल में हम एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन लेंगे। ओके, बट उससे पहले यहां पर अपने से पूछा गया कि कितने पॉसिबल प्रोडक्ट्स हैं, तो आपने आंसर दिया 4। ओके, और इसमें मेजर प्रोडक्ट कौन सा है? तो मेजर प्रोडक्ट वो है जिसमें एसिटाल्डिहाइड एज एक्सेप्टर काम कर रहा है, यानी कि ये हो गया मेजर। ये बात तो बिल्कुल सही है कि ये मेजर हो गया, लेकिन एक्सेप्टर ये होने से ये मेजर हो गया, लेकिन ये 4 प्रोडक्ट्स बने हैं, ये बात सही भी है और ये बात गलत भी है। तो वो कैसे, इस बात को थोड़ा सा और समझ लेंगे। तो आंसर मैं बता देता हूं आपको। हमारा मेजर प्रोडक्ट क्या क्या होगा, अब इसका आंसर भी सुन लीजिए, ये तो रीजनिंग था यहां तक। मेजर प्रोडक्ट तो हो गया थर्ड वाला। ओके, थर्ड वाला मेजर प्रोडक्ट। और दूसरा पॉसिबल प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। तो अगर हमसे पूछता है पॉसिबल प्रोडक्ट, तो 1 2 3 4 पॉसिबल प्रोडक्ट, पॉसिबल स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट, स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट, तो वो कितना हो गया? 4। लेकिन आप ध्यान दो, ये ज्योमेट्रिकल सेंटर है या नहीं है? इसी तरीके से ये वाला भी ज्योमेट्रिकल सेंटर है या नहीं है? ठीक इसी तरीके से ये वाला भी ज्योमेट्रिकल सेंटर है। देखो, इस कार्बन से ये जुड़ा है CH3, यहां CH3 जुड़ा है, यहां CHO, सब डिफरेंट है, और ये वाला भी ज्योमेट्रिकल सेंटर है। तो अगर ये सब ज्योमेट्रिकल सेंटर हैं, तो 4 जो बने हैं इनके 4 सिस और 4 ट्रांस, तो पॉसिबल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने हो जाएंगे? 8। इन 8 में 4 हो जाएंगे सिस और 4 हो जाएंगे ट्रांस। ओरिएंटेशन तो अलग अलग है ना। तो अगर पूछे पॉसिबल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर, स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट, तो वो 4 है, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट्स तो वो 8 है, क्योंकि इनमें ज्योमेट्रिकल सेंटर भी है। तो इस तरीके से, अब जैसे मैंने आपको बताया 4 आपको दिख रहे हैं, बट आंसर जो जेईई एडवांस में क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें 8 आएगा। तो 8 क्यों आएगा? क्योंकि उसमें पॉसिबल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बोला है, तो आप स्ट्रक्चरल भी गिनोगे और स्टीरियो भी गिनोगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो मेंस में भी काम करते हैं, नीट में भी काम करते हैं। थोड़ा और अच्छे लेवल का बना दो तो एडवांस लेवल पर भी काम करते हैं। ओके, अब आप एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन का क्रॉस करके दिखाइए। तो यहां तक मैं इरेज कर दे रहा हूं। तो एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन एसीटोन से करनी है डाइल्यूट OH- की प्रेजेंस में। मेजर प्रोडक्ट बताना है आपकी बार आपको, और पॉसिबल नंबर ऑफ प्रोडक्ट। और देखिए मैंने क्लियरली मेंशन कर रखा है इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर। चलिए जल्दी से सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। जब इनका सेल्फ होगा तो क्या होगा? ये CH डबल बॉन्ड, यहां से CH, C डबल बॉन्ड हो H। चलिए इनका सेल्फ होगा तो क्या होगा? इधर वाले से ले लेते हैं। तो ये कार्बोनिल का O गया, और इसको ज्वाइन किया मैंने किससे? इस वाले से। इस वाले से अगर ज्वाइन करेंगे
ओके, तो फिर इसके बाद C डबल बॉन्ड O और C, कार्बन 6 आने चाहिए, 3 और 3 6। ओके, थर्ड वाला अब इस बार मैं इसको डोनर और इसको एक्सेप्टर, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है एल्डिहाइड और कीटोन, सॉरी यहां तो CH3 लगा दीजिए, तो एल्डिहाइड और कीटोन में किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है? एल्डिहाइड की। तो मेजर प्रोडक्ट के हिसाब से डोनर कौन होना चाहिए? मेजर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग डोनर ये होना चाहिए और एक्सेप्टर ये होना चाहिए। तो ये फोर्थ वाला हमारा मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा, तो उसको भी मेंशन कर देता हूं, जिसमें कि ये डोनर हो जाएगा और ये एक्सेप्टर हो जाएगा। ओके, अगर ये डोनर है तो इसके दोनों H लगेंगे, तो फिर यहां से ये CH डबल बॉन्ड और इसका O लगेगा, तो ये ऐसा आ जाएगा। ओके, 3 2 5 कार्बन, चेक कर लीजिए 5 कार्बन। और अगर ये डोनर होगा तो इसके दोनों H जाएंगे, और अगर इसके दोनों H जाएंगे तो इसका C डबल बॉन्ड 2 चला जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? ओके, एक्सेप्टर ये है तो इसका O गया और इसके दोनों H चले जाएंगे, तो यहां से CH बॉन्ड लग जाएगा, इस CH यहां के बीच में, और फिर COCH3। तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा? मेजर प्रोडक्ट। ये वाला मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। ओके, तो मेजर प्रोडक्ट पे लिख लीजिए आप। अब ये 4 प्रोडक्ट बन गए, तो स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट कितने बने? 4। मेजर प्रोडक्ट कौन सा बना? 4। और टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर अगर जोड़ के प्रोडक्ट बताया जाए तो चलिए देखते हैं। यहां पर ये वाला ज्योमेट्रिकल सेंटर मुझे दिख रहा है, ये है ये वाला ज्योमेट्रिकल सेंटर, लेकिन नहीं है। देखिए यहां पर ज्योमेट्रिकल सेंटर नहीं है क्योंकि यहां पर C और C सेम है, तो ये ज्योमेट्रिकल सेंटर नहीं है। फिर इस वाले पे आते हैं, ये वाला भी ज्योमेट्रिकल सेंटर देखिए नहीं है क्योंकि ये C और ये C सेम है। फिर इस वाले पे आते हैं, तो यहाँ वाले पे ज्योमेट्रिकल सेंटर मुझे दिख रहा है, ये वाला है, तो इसका मतलब ये दोनों ज्योमेट्रिकल नहीं देंगे और ये ज्योमेट्रिकल देगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? 6। वो कैसे? जो ज्योमेट्रिकल दे रहे हैं वो 2 और 2 4, और जो नहीं दे रहे हैं वो सिर्फ स्ट्रक्चरल में गिने जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट ये कितने हो जाएंगे? तो अगर आप स्ट्रक्चरल की बात करोगे तो आंसर है 4, जो कि हमसे पूछा नहीं गया है, और अगर आप स्टीरियो लेकर चलोगे तो आंसर हो जाएगा 6। ओके, तो ज्योमेट्रिकल सेंटर जरूर देख लीजिएगा। देखिए ये वाला नहीं है और ये वाला भी नहीं है, तो यही दोनों ज्योमेट्रिकल सेंटर है, नोट कर लीजिए जल्दी से। ओके, तो ये हुआ अपना क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। अब चलते हैं लास्ट एल्डोल कंडेंसेशन में ही इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे इंट्रा मॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन, इंट्रामॉलिक्यूलर से मतलब क्या है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। अभी तक आप एल्डिहाइड जो लेते थे वो 2 मोल एल्डिहाइड लेते थे, तो 2 कार्बोनिल मिलते थे। अगर आपको एक ही कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर 2-2 कार्बोनिल ग्रुप मिल जाए तो उसे आप क्या कहेंगे? इंट्रामॉलिक्यूलर, क्योंकि अब की बार इसी में डोनर होगा, इसी में एक्सेप्टर होगा। ओके, और इसकी रिएक्शन कराई जा रही है डाइल्यूट OH-। चलिए ये रिएक्शन अपने को करनी है,
उसी तरीके से करते रहेंगे जैसे मैकेनिज्म से करते थे। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे ये वाला कंपाउंड है, तो इस कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप तो ये हो गए, तो ये और ये क्या हो गए, अल्फा, और ये दोनों क्या हो गए, बीटा। ओके, तो डाइल्यूट OH माइनस है, तो सबसे पहले हम क्या करते थे मैकेनिज्म में, एसिड बेस रिएक्शन होती थी, तो यहां से ये H चला जाएगा और ये H इसको मिल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, वाटर। तो यहां आ जाएगा माइनस, और ये जो माइनस आएगा यहाँ प्लस आएगा और यहाँ माइनस आएगा। ये जो माइनस आएगा, ये माइनस अपना इलेक्ट्रॉन पेयर है, कार्बन आयन उसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देगा, तो ये वाला यहां से टूट जाएगा। चलिए इतना बना लीजिए पहले। तो ये O माइनस हो गया, यहां CH हो गया, फिर यहां C, ये C, और ये तो CHO हो गया, और ये आपने बॉन्ड ज्वाइन कर दिया। ओके, कितने मेंबर की रिंग बन गई, ये 5 मेंबर रिंग बन गई। आप देख सकते हैं कितने कार्बन आएंगे इसमें, 5 कार्बन आएंगे, तो ये 5 मेंबर रिंग बन गई। अब उसके बाद हम क्या करते थे, उसके बाद हम इसकी हाइड्रोलिसिस करा देते थे। तो हाइड्रोलिसिस कराते थे तो वहां OH, O के ऊपर H चला जाता था और OH माइनस हटा देते थे। तो जल्दी से आप 5 मेंबर्ड रिंग बनाओ। 5 मेंबर्ड रिंग में कहीं पर भी आप OH लगा दो, आपकी मर्जी। जहां पे आपने OH लगाया है उस वाले कार्बन के बगल वाले कार्बन पे, यानी ये और ये, यहां से कहीं पे भी CHO लगा दीजिए। यही है ये कंपाउंड। ओके, हाइड्रोलिसिस करने पर तो आपने वाटर का अटैक कराया, हाइड्रोलिसिस कराई, तो OH माइनस निकल ही गया, ये बन गया। अब आप देखिए फंक्शनल ग्रुप ये है, ये अल्फा है और ये बीटा है, तो ये एल्डोल हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि ये अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड यानी एल्डोल। अब इसको आगे आप क्या करोगे, हीट करोगे। हीट करोगे तो क्या होगा, यहाँ अल्फा बीटा पे अनसैचुरेटेड लग जाएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, तो ये कैसा बन जाएगा, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड हो और ये लग जाएगा CH, तो ये बन गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो ये होता है इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन, यानी विद इन वन कंपाउंड ही डोनर भी मिल गया और एक्सेप्टर भी मिल गया। ये कंप्लीट हुआ अपना एल्डोल कंडेंसेशन एंड एल्डोल रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्लेजन-श्मिट रिएक्शन, हेडिंग डाल देंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे क्लेजन-श्मिट रिएक्शन। तो क्लेजन-श्मिट रिएक्शन क्या होता है, इट इज लाइक एल्डोल, एल्डोल तो नहीं है लेकिन ये लाइक एल्डोल, ये आप ध्यान रखिएगा। तो एल्डोल की ही तरह रिएक्शन होने वाली है। तो वो कैसे, इसमें एक मोल आपको एरोमेटिक एल्डिहाइड लेना है और एक मोल आपको एलिफैटिक एल्डिहाइड लेना है। तो रिएक्शन में क्या है, जैसे मैं बेंजेल्डिहाइड ले लेता हूं, बेंजेल्डिहाइड, और बेंजेल्डिहाइड की रिएक्शन मैं अगर एसिटेल्डिहाइड या एसीटोन कुछ भी ले सकता हूं, मैं सपोज एसिटेल्डिहाइड ले लेता हूं और अभी भी डाइल्यूट OH माइनस। तो ये एल्डोल नहीं है, ये कैसे पहचानेंगे, क्योंकि यहां पर हमने एक मोल ऐसा एल्डिहाइड ले रखा है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन। ओके, तो नो अल्फा हाइड्रोजन है इसलिए एल्डोल नहीं हो सकता। अब एक मोल ऐसा है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और एक मोल ऐसा है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, और जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है अगर वो एरोमेटिक एल्डिहाइड है तो 100% वो क्लेजन-श्मिट रिएक्शन है। इस तरीके से पहचानना है। तो चलिए देखते हैं क्लेजन-श्मिट रिएक्शन की मैकेनिज्म। अब मैकेनिज्म में डोनर कौन होगा और एक्सेप्टर कौन होगा ये तो पूछने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि ये तो अच्छे से पता है कि डोनर यही होगा क्योंकि इसी के पास हाइड्रोजन है, और ये वाला क्या होगा, एक्सेप्टर होगा। ओके, तो चलिए मैकेनिज्म के थ्रू इस बात को समझते हैं कि आंसर क्या आने वाला है। तो इसकी भी मैकेनिज्म बिल्कुल आप जैसे एल्डोल करते हो ना, बिल्कुल वैसे ही मैकेनिज्म करो। तो सबसे पहले क्या करोगे, डोनर वाले एटम से डाइल्यूट OH माइनस के माइनस OH माइनस को एक H प्लस आयन दे देंगे, तो यहां से ब्रेक कर देते हैं। तो ये क्या निकल गया, वाटर, और ये क्या बन गया, कार्बन आयन बन गया ना, कार्बन आयन। ओके, अब ये कार्बन आयन किससे रिएक्ट करेगा, तो ये बेंजेल्डिहाइड पर अटैक करेगा। तो बेंजेल्डिहाइड पे कैसे
बेंजल्डिहाइड वाले कार्बोनिल कंपाउंड पे ये कार्बन आयन अटैक करेगा, ये कार्बन आयन बेंजल्डिहाइड वाले कार्बोनिल कंपाउंड पे अटैक करेगा, तो ये क्या बन जाएगा, O पे माइनस, ये सिंगल बॉन्ड CH2, C डबल बॉन्ड OH। ओके, अब क्या कराना है, हाइड्रोलिसिस, तो एल्डोल तैयार है, लाइक एल्डोल तैयार है, ये हमारा लाइक एल्डोल की तरह तैयार। बट रिएक्शन यहां कंप्लीट नहीं होने वाली है, आपको इसको हीट करना पड़ेगा क्लेजन-श्मिट रिएक्शन में। इसको आप क्लेजन कंडेंसेशन भी बोल सकते हो, क्योंकि ये कंडेंसेशन ही करा रहे हैं। अब आपको ये H और OH निकाल देना है, तो क्या बन जाएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, और इसका दूसरा नाम है जो ज्यादा पॉपुलर नेम है, सीनामेल्डिहाइड। सीनामेल्डिहाइड। ओके, यहां पर आप कीटोन भी ले सकते थे, तो यहां COCH3 आ जाता, और कुछ नहीं। तो ये आप होमवर्क में आपको दे रहा हूं क्वेश्चन, आप सॉल्व कीजिएगा। इसी को कहते हैं क्लेजन-श्मिट रिएक्शन। आपको एक होमवर्क में क्वेश्चन दे रहा हूं। अब की बार हम एसिटेल्डिहाइड की रिएक्शन, एसीटोन की रिएक्शन बल्कि बेंजल्डिहाइड से करेंगे। ओके, डाइल्यूट OH माइनस, ये आपका HW है, सॉल्व कीजिएगा बिल्कुल इसी तरीके से मैकेनिज्म के थ्रू। तो आज का ये लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं, आज के लिए इतना ही। ओके।